1905 को रोटी दो के नारे के साथ जो भी वहां पे प्रदर्शनकारी थे वे पिट्सबर्ग की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे जो जार निकोलस के सेना लोग। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पे। आज हम शुरू करेंगे एससीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री, जो बीपीएससी टीआरई 4 और आपका जो बिहार स्टेट होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, पहला पॉइंट आपका, कि सन 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि फ्रांस में 28 जून 1830, कब की बात है ये? 28 जून 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया है। इससे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा 18 जुलाई की क्रांति किसे कहते हैं, तो 1830 में जुलाई क्रांति हुई थी। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो बुर्बो वंश था ना, जो लुईस 16 मतलब था, वह बुर्बो राजवंश से संबंधित था, के स्थान पर ऑर्लेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई। उसके बाद पॉइंट है आपका कि गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लां था, तथा शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेपोलियन के पतन के 1814 पतन होता है के पश्चात जो वियना कांग्रेस 1815 में इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से दो राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया जाता है। ये जो पॉइंट जो भी है ना, वो एकदम आपके फैक्ट टू फैक्ट बुक से ही हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मतलब जो जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को नहीं लिया मैंने, उस पॉइंट को नहीं लिया है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड सारा है। उसके बाद पॉइंट है कि एक गुप्त दल, कौन था गुप्त दल? कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। किसका? जोसेफ मेजनी। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। पूछेगा कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। कब किया था? तो 1831 में किया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। 1834 में यंग यूरोप, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1834 में यंग यूरोप, ठीक है ना, इसको पॉइंट कर लीजिएगा, नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप में अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का एक नया शासक कौन है? विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। पूछ देगा कि विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था, तो सार्डिनिया, इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का वो शासक था, जो कि विचारधारा कैसा था? तो राष्ट्रवादी था। उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा और इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किनको? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गैरिबाल्डी कौन थे, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? एक प्रकार के नाविक थे और मेजनी के विचारों के समर्थक भी थे। गैरिबाल्डी की जीवनी को लाला लाजपत राय ने लिखा। ये भी बहुत टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण सब कब हुआ है? 1871 में इटली के एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी एवं विक्टर इमैनुअल जैसे नेताओं के योगदान से हुआ है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट कहलाती थी। मतलब डायट कहलाती थी जो जिंदा थी। प्रसा का जो चांसलर बिस्मार्क था। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो प्रसा का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा ब्रूशेन शाफ्ट नामक, ये ध्यान रखिएगा, नामक एक
सभा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? शिक्षार्थियों विद्यार्थियों द्वारा। ये आपके वन लाइनर फॉर्म में भी पूछ सकता है। यदि आपका बेसिक तरीके से पूछता है, जिसमें कथनात्मक क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है कि बुरशनशैफ्ट नामक सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वो शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा की गई थी। वाइमर जो राज्य था, येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में सॉरी जर्मन व्यापारियों द्वारा जालवेरिन नामक एक आर्थिक संघ बनाया गया था। और उसके बाद क्या रहा है कि मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को ब्रैंकफर्ट बुलाया गया है। उसके बाद क्या होता है कि फ्रेडरिक के देहांत के बाद उसका भाई विलियम राष्ट्रवादी विचारधाराओं का पोषक था और विलियम महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया है। पूछ देगा, इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि जो आपका विलियम महान कूटनीतिज्ञ था, उन्होंने चांसलर किसको नियुक्त किया है? तो बिस्मार्क को। या भी पूछ सकता है बिस्मार्क को नियुक्त करने वाला कौन था चांसलर के रूप में? तो विलियम महान था। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट बनते हैं कि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। उसके बाद रक्त और लौह की नीति आपको पता है कि बलबन ने भी अपनाया था। तो बलबन से पहले भी आपका बिस्मार्क ने अपनाया था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। ठीक है। और उसमें एक लॉर्ड बायरन नाम के होते हैं, वो इंग्लैंड के महान कवि थे। 1820 की बात है। उसमें अलेक्जेंडर चिपसिलारी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ है। उसके बाद रूस का जार निकोलस खुलकर यूनानियों का समर्थन करता है। उसके बाद 1829 में एड्रियानोपल की संधि होती है। कब होती है? एड्रियानोपल की संधि कब होती है? तो होती है 1829 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1832 की बात है। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया। उसके बाद क्या है? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोशूत, यानी जिसको वर्गहीन थे ये, तथा फ्रोसिस डीक के द्वारा शुरू होता है। उसके बाद पॉइंट है आपका। अब इस चैप्टर नंबर 1 से इतना ही था। और इसमें एमसीक्यू संबंधित से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि अभी हमने पढ़ा था कि एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी, लेकिन ये किसके साथ हुई? तो ये यूनान देश के साथ हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद शेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच हुआ था। इटली का एकीकरण कब होता है? तो 1848 में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वियना का सम्मेलन होता है 1815 में होता है। मेटरनिक का पतन कब होता है? तो 1871 में होता है। और शिडान का युद्ध होता है वो 1870 में होता है। ये जो भी एमसीक्यू है ना, वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इसको आप लोग जरूर कॉपी पे पॉइंट आउट करके लिख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है जो आपका समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित है। समाजवाद के विचारक सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन और कार्ल मार्क्स एवं हेगल्स थे। ये सब के सब समाजवाद के विचारक थे। यूरोपियन समाजवादी विचारक चार्ल्स फोरियर था। ठीक है। और फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों में लुई ब्लां ने केवल राजनीति में हिस्सा लिया। यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है और लिख करके इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन नाम के चैनल पे पड़ा हुआ है। उस पर आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध करा दी जाएगी। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्ल मार्क्स का 5 मई 1818 को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पहली बात, जर्मनी में राइन प्रांत में किसका जन्म हुआ है? कार्ल मार्क्स। कब हुआ है? 1818 में। पूछता है। इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे और कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से, अरे कार्ल मार्क्स के विचारों से सब लोग प्रभावित थे, लेकिन कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। वो थे मार्क्स, वो थे हीगल साहब। ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। उसके बाद क्या पॉइंट कहता है कि 1867 में
मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। आपको पता है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। यानी दास कैपिटल को ही हम समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को ही जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपको पता है ना, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति जार निकोलस के द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुई थी, जो 1917 में शुरू हुई। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्रीमिया का युद्ध 1904 और 1905 में रूस तथा जापान के बीच होती है। रूस में क्रांति 1905 में शुरू होती है। 9 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ बड़े पिट्स के तरफ, जहां जार की सेनाएं गोलियों से भून देती है इनको। मतलब 1905 में रूस की क्रांति शुरू होती है, ठीक है। और 9 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारे के साथ जो भी वहां पे प्रदर्शनकारी थे वे पिट्सबर्ग की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे जो जार निकोलस के सेना लोग थे उन्होंने इन सभी प्रदर्शनकारियों पे गोलियों से प्रहार करते हैं, जिससे बहुत लोगों की मौत होती है। अब आइए पॉइंट क्या है कि 22 जनवरी की बात है। ये 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में, जो कि आपकी 9 जनवरी है, को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इनको खूनी रविवार को कब जानते हैं? 22 जनवरी 1905 में ड्यूमा का गठन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूमा का गठन कब होता है? 1905 में होता है। और बहुमत दल वाला जो बोल्शेविक और अल्पमत वाला मेन सेविक थे, नहीं, बहुमत दल किसको मिला? बोल्शेविक पार्टी को मिला। और अल्पमत किसको मिला था? तो मेन सेविक पार्टी को मिला था। पॉइंट क्या है कि आपकी गगेरियन कैलेंडर जो था, वो उसका नाम था फूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर नाम है, वो 13 दिन आगे चलता है, ठीक है। पूछता है कितने दिन आगे चलता है, तो 13 दिन आगे चलता है। कह रहा है कि ये कह रहा है कि सेल्सिविक का अध्यक्ष था, बोल्शेविक का अध्यक्ष था, कौन था? तो लेनिन था। वो 1917 की क्रांति के बाद प्रादुर्भाव होता है, लेकिन 3 नारे दिए। कौन कौन? भूमि, शांति और रोटी। मतलब जमीन चाहिए, उसके बाद हमको शांति चाहिए, और शांति भाई हमको जीवन जीने के लिए हमको रोटी चाहिए। ये उन्होंने नारा दिया, वो लेनिन का नारा था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवास की संधि की। मतलब जो ये संधि होती है वो रूस और जर्मनी के मध्य होती है। चेका क्या था? तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था? गुप्त पुलिस संगठन है। 1918 में रूस ने एक नया संविधान बनाता है तथा रूस का नाम यूएसएसआर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी 1918 में रूस में एक संविधान बना तथा रूस का नाम यूएसएसआर के साथ रूप में परिवर्तित होता है। राजनैतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थान समितियां बनाई गईं। लेनिन ने ही बोल्शेविक का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया। पूछता है कि आगे चलकर बोल्शेविक का नाम क्या रखा गया बदलकर? तो उसका नाम रखा गया साम्यवादी दल। और किसके द्वारा किया गया? तो लेनिन के द्वारा किया गया। नई आर्थिक नीति जो एनईपी आई थी वो 1921 में घोषणा की जाती है। और 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी सत्ता को संभालने वाला स्टालिन होता है। स्टालिन ने सत्ता संभाली है 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद। यह क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैंने देखा है कोई पेपर देख रहा था जिसमें लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो स्टालिन ने संभाली थी। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाता है। सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 1991 में होता है। अब आइए एमसीक्यू वाले पे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। पहला एमसीक्यू क्या है कि रूस में जो कृष्णदास प्रथा का अंत 1861 में होता है। किसका होता है? तो कृष्णदास का। लाल सेना का गठन ट्राट्स्की ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा आप लोग कि लाल सेना का गठन ट्राट्स्की ने किया था, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब हमको चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन। आइए
12वीं शताब्दी की बात है, राजसूय वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपको कई सारे एग्जामों में ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। हो चो मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियता मिन, जिसको नाम है वियतनाम का स्वतंत्रता लीग की स्थापना करती हैं। 2 सितंबर 1945 की बात है, स्वतंत्र हुआ और हो ची मिन प्रधान बनाए जाते हैं। 25 अगस्त 1945 में वियतनाम का एक गण, ये सारा वियतनाम की बात हो रही है, वियतनाम एक गणराज्य बनता है 1945 में। और 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता होता है, जो कि फ्रांस और वियतनाम के बीच होता है। यानी हनोई समझौता पहली बात 1946 में, ठीक है, और किसके किसके बीच होता है? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच होता है। किसके किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आइए, क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है, होवा होवा एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू होता है, जिसके नेता हुनहु फूशो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। लाओस की राजनीतिक सीमा पूरब में उत्तरी सीमा को छूती थी। कैप्टन कांगली के नेतृत्व में लाओस में सरकार बनी। नरोत्तम सिंहानो कंबोडियाई शासक था। कहाँ का शासक था ये? कंबोडिया का शासक था। कौन? नरोत्तम सिंहानो। पूछता है क्वेश्चन, कहाँ का शासक था ये? कंबोडियाई शासक था। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। अप्रैल 1915 में अमीर उत्तरी तथा दक्षिणी का एकीकरण हो गया। अब इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हम उस पॉइंट को देखेंगे। एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, और एमसीक्यू जो भी आपके एससीईआरटी बुक में दिया हुआ एमसीक्यू वो मैंने चूज किया है। हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले कौन कौन से देश हैं? पहली बात कंबोडिया है, दूसरा वियतनाम है, और तीसरा का है? लाओस है। उसके बाद हिंद चीनी क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वे पुर्तगाली थे। आपको पता है भारत में पुर्तगाली आए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस फान वोई चाउ थे। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन था। कौन था भैया? निक्सन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद। आइए, 1878 की बात है, लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कर दिया, और 1883 में इल्बर्ट बिल को पारित होना भी राष्ट्रवाद को एक बल देता है। 1882 में सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था, और सन 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके। 1882 में कब लगा है? सूती वस्त्र के मतलब सरकार द्वारा सूती वस्त्र आयात कर हटा लिया गया, जिसकी वजह से 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मतलब गिनती नहीं कितनी बार जब पूछा जा चुका है। नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे, तथा 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? 1920 में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया है। कब खिलाफत दिवस मनाया गया भैया? 17 अक्टूबर को 1919 में। कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। दिसंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई, तथा स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। पूछेगा कि स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य
कब प्रस्तावित किया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का जो विरोध करते हैं, जिनको साइमन कमीशन कहा था, 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना की और 3 फरवरी 1928 को यही साइमन कमीशन हमारा भारत पहुंचा, जहां पे साइमन वापस जाओ के नारे लगते हैं, बम्बई पहुंचा है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय जो भारत के लॉर्ड सचिव थे वे कौन थे? लॉर्ड बिरकन थे। कौन थे? लॉर्ड बिरकन हैंड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान बनाने की चुनौती दे दी कि आप लोग ऐसे संविधान बनाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट फरवरी 1928 में डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की और पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कब की बात है ये? 31 दिसंबर 1929 में। कहां पे? रावी नदी के तट पर। किसने? नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, जो हमारा आने वाला 26 जनवरी को यही स्वतंत्रता दिवस इस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला। 1930 में हुआ है ये। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू होती है और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर तथा 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक कर विरोध आंदोलन चला था, जो चौकीदारी कर विरोध था। कब चला था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चला। सिवान जिले में गंगा प्रसाद के नेतृत्व में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। इंपॉर्टेंट है, सिवान जिले में गंगा प्रसाद के नेतृत्व में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। पटना में विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व हसन इमाम ने की, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया और गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया। चंद्रावती देवी चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया। हसन इमाम में इसका आगे बढ़ाया, हसन इमाम में शुरू किया और इसके विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया था। 5 मार्च 1931 की बात है। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। कहाँ पे? नई दिल्ली में होता है। उसके बाद 1932 में इसी समझौते के द्वारा परिणाम क्या हुआ? दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? शुरू होता है और फिर जाकर के 1934 में ये वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंपारण आंदोलन 1917 में 1908 में 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी। 3 कठिया व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की गई थी 1908 में, लेकिन चंपारण आंदोलन 1917 में सबसे ज्यादा सफल रहा। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन 1919 में पारित कर दिया गया था, लेकिन स्थापना इसकी 1917 में ही की गई और पारित कब हुआ? 1919 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, गोरख प्रसाद, प्रसाद किशोर, धरनी प्रसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक पूछता है कि इनमें से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसके पहले आपका बिहार या स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 जून 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू होता है। मोपला विद्रोह 1917 में केरल में किसानों का सबसे बड़ा विद्रोह था और मोपला एक इस्लाम धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन शुरू होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना करती है। कांग्रेस ने कब की स्थापना AITUC की? 1920 में। कब? 31 अक्टूबर। क्लियर है। खोड़ विद्रोह उड़ीसा में 1914 में शुरू हुआ। यह उत्तराधिकारी के विवाद में शुरू हुआ, जिसका नेता जतरा भगत थे। 1920 में अमन राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस
ये अलग अलग टाइम पीरियड पे हुए हैं। जैसे देखिए, पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 में, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 और 33 तक हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसमें स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1923 में इलाहाबाद में होता है और स्वराज पार्टी के 1926 तक सीमित हो जाती है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में होती है नागपुर में, जिसके जो कौन करता है, केपी हेडगेवार जी के द्वारा ये स्थापना होती है आरएसएस की 1925 में। इससे जो भी रिलेटेड एमसीक्यू के हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखिए, एमसीक्यू में है पहला क्वेश्चन, गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा बनती है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 19 सितंबर 1920 में कलकत्ता में होता है। अब आपका चैप्टर नंबर आता है 5, जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका चैप्टर नंबर 5 का, कि सूत काटने की जो स्पिनिंग फ्रेम मशीन है ना, वो जल शक्ति से चलती थी और सन 1769 में बोल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट द्वारा शुरू गई। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है ना, आपको नोटेड कर दिए हैं आपको, और एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन करिएगा। पीडीएफ भी आपको मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन, आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन के चैनल पर मिल जाएगा। और यदि कोई भी प्लीज़, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, कि आपकी जो स्पिनिंग जेनिंग मशीन थी ना, वो 1770 में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा शुरू होती है, और फ्लाइंग शटल 1773 में जॉन के द्वारा शुरू होती है। स्पिनिंग म्यूल 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा शुरू होती है। पावरलूम हथकरघा 1785 में एडमंड कार्टराइट के द्वारा शुरू होती है। वास्प इंजन 1769 में जेम्स वाट के द्वारा शुरू होती है। सेफ्टी लैंप्स 1815 में हम्फ्री ड्रेवी के द्वारा शुरू की जाती है। अब देखो, ये सारे के सारे आविष्कार थे जो किसने क्या किया है। उसके बाद पॉइंट है आपका, कि न्यू साउथ वेल्स का ऊन उत्पादन का केंद्र था न्यू साउथ वेल्स, और 1830 में की दशक में आपके द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा रखी थी बम्बई में, ठीक है ना, यहाँ पे छूट गया है बम्बई, ठीक है, बम्बई में। और सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की नींव 1851 में मुंबई में डाली गई, और सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया था। कब? 1917 में देश की पहली जूट मिल की स्थापना की थी। सन 1918 में सबसे पहले आपके लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना होती है, और सन 1907 में जमशेद जी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, जिसका नाम टिस्को है, की स्थापना की थी। कब की थी? 1907 में। उसके बाद पॉइंट है आपका, 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना होती है। 1955 में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में इस्पात कारखाना रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन में सहयोग से खुला। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 से होता है। कहाँ से होता है? रानीगंज से। और 1881 में सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। किसके समय में हुआ था? रिपन के समय में, ठीक है ना। थोड़ा सा उदारवादी प्रकृति का आदमी था ये, जो 1881 में फैक्ट्री एक्ट पारित किया था। उसमें बच्चों की उम्र, बच्चों के लिए कितने घंटे टाइम, ये सारा की चीज उसने बताया। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 6 है शहरीकरण और शहरी जीवन। टेनेमेंट्स एक्ट, जिसको काम चलाऊं तक अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट होते थे, ये जिसको हम टेनेमेंट्स कहते हैं, जो काम चलाऊ थे और जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी वहाँ के अपार्टमेंट होते थे। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 में शुरू होती है, और यह रेल लाइन लंदन की
कार्य की पैडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच में स्थापित होती है। घेटो सामान्यतः, घेटो कौन थे? घेटो, यह एक यूरोपीय शहर में यहूदी की बस्ती के लिए प्रयोग की जाती थी। बहुत छोटे किस्म, छोटे मतलब लोग समझते थे ये लोग इनको, जो छोटे किस्म के लोग थे ये। लेसेस फेयर आर्थिक उन्मुक्तवाद जिनमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं था और पूंजीवादियों को स्वतंत्रता थी लेसेस फेयर में। उसके बाद क्या है कि जो मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? दक्षिण पटना में कुम्हरार से। और 18वीं सदी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नव निर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया है। एमसीक्यू के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस हैं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में शुरू होती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आ गया चैप्टर नंबर 7। वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें आपको बहुत चीज़ें आपको भी पता हैं, लेकिन जो वन लाइनर के फॉर्म में मैं उसको एक साथ समेट दिया हूँ, प्लीज़ देखें। प्राचीन भारत में विकसित सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यापारिक संबंध प्राचीन ग्रीस और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। इस व्यापार का केंद्र दिलमुन, आधुनिक बहरीन, मेलुहा, मकरान तट पर उस काल में विश्व बाजार का और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। उसके बाद है द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक आधुनिक अर्थशास्त्री कार्डलीफ ने की है। आर्थिक महामंदी के बीच अमेरिका राजनीतिक में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय होता है। ठीक है ना? किसका होता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का यहाँ पर उदय होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने न्यू डील नामक एक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू करते हैं। ठीक है ना? नई नीतियां लागू करते हैं। उसके बाद महामंदी का असर रूस को ना हुआ। ये पूछता क्वेश्चन, महामंदी का असर सबसे ज्यादा अमेरिका को झेलना पड़ा। किसको झेलना पड़ा था? अमेरिका को। ठीक है ना? उसके बाद इससे महामंदी से बचा कौन था? तो वो रूस था। इसको इस चीज का असर नहीं हुआ। 1945 में याल्टा सम्मेलन, जो वर्तमान रूस का स्थान था, वो अस्तित्व में आया। ठीक है। 1944 में नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने बेनेलेक्स नामक संघ की स्थापना की। ठीक है ना? बेनेलेक्स नामक संघ की स्थापना की या बनाया किसने? 1944 में नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने। 1948 की बात है, बेसेल्स संधि हुआ जिसमें यूरोपियन आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू होती है। यानी 1948 में ब्रेसेल संधि एवं जिसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू होती है। अब इस चैप्टर से आपके मेरे ख्याल से 2 ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मुझे मिले, मैंने इसमें भी इसको इंक्लूड किया हुआ है। देखें, पहला पॉइंट है, जो गिरमिटिया के मजदूर थे वो बिहार के किस क्षेत्र से आते थे? वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कौन? गिरमिटिया के मजदूर। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू होता है। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब होता है? 1990 के दशक में शुरू होता है। अब आइए आपका चैप्टर नंबर 8, जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चलिए देखते हैं पॉइंट इसमें क्या क्या है। इसके पॉइंट हैं, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई और इसकी शुरुआत 594 में, 594 की 1594 है। एक बार आप लोग बुक आपके पास होगा तो प्लीज देख लीजिएगा, हो सकता है 594 ही हो। 594 लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की गई थी। 1594 नहीं हो सकता, 594 हो सकता है। कह रहा है कि 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में होती है और भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। उसके बाद पॉइंट है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था।
यानी ये बंगाल गजट जो था वो 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा ही निकाला गया था। इनके द्वारा ये भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। उसके बाद पॉइंट है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्ट्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से शुरू होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि 1780 में एक जेके हिक्की नाम के आदमी थे। वे बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट था। ये बंगाल गजट था, ठीक है ना। और ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला क्या था? ये बंगाल गजट है। और ये क्या था? ये भी बंगाल गजट एक साप्ताहिक था जो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा निकाला गया था। लेकिन ये वाला जो हिक्की जी निकाला था, ये तो आपका बंगाल गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र हो सकता है कि मंथली प्रकाशित होती हो या रोज प्रकाशित होती हो, वो आपकी साप्ताहिक था। संवाद कौमुदी बंगाल में था, बंगला भाषा में था। 1821 में फारसी में मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने की। अंग्रेजी में ब्रह्मानिकल मैगजीन इंग्लिशमैन कलकत्ता से। और पायनियर 1865 में इलाहाबाद से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पायनियर कहाँ से? इलाहाबाद से 1865 में। सोम प्रकाश 1858 में। ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा बंगाल में साप्ताहिक प्रकाशन। इंडियन मिरर सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा लंदन में शुरू होता है इंडियन मिरर, ठीक है ना। सुलभ समाचार बंगला में केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू होता है। और बॉम्बे क्रॉनिकल 1913 में, ठीक है ना, फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशन शुरू होता है। 1919 में इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया। 1930 में इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस दोनों में अंतर है। इंडिपेंडेंस 100 वाला आपका मोतीलाल नेहरू और डॉ वाला आपका एम एन राय, ठीक है ना। ये एम एन राय ने शुरू किया। और ये किस में शुरू किया? अंग्रेजी में। 1910 में प्रताप का प्रकाशन कानपुर से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है, प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से होता था। कौन करते थे? तो गणेशंकर विद्यार्थी ने प्रारंभ किया। इस चैप्टर से जो भी हमको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट मिलने वाले थे वो आपके सामने है। कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में सर्वप्रथम पुस्तक बाइबिल छपी थी। और दूसरा क्या है कि रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, वो थी अमृत बाजार पत्रिका ने। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला आपका सर विलियम कैक्सटन था। कौन था ये? सर विलियम कैक्सटन। 1775 में मार्को पोलो द्वारा ब्लैंक प्रिंटिंग प्रेस के नमूने भी यूरोप पहुंचे थे। तो ये आप लोगों के सामने क्लास 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी का जो भी नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दें। और इसकी पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।